नमस्कार बेटा, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 11th लेसन पढ़ रहे थे जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो बेटा, हमने कल परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा, रक्त के बारे में पढ़ा, रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ा और रक्त का परिसंचरण हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है, हृदय की संरचना, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, हृदय स्पंद क्या है और जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों, आज हम हृदय स्पंद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, हमने कल ये देखा था कि हमारा हृदय जो होता है 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। हमने देखा था कि आलिंद और निलय जो होते हैं, इनके बीच में वाल्व पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से रक्त जो होता है प्रेशर से आलिंद से निलय में जाता है और निलय से वापस आलिंद में नहीं आ पाए, इसके लिए वाल्व पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अशुद्ध और शुद्ध रक्त को मिलने से रोकने के लिए इनके बीच में एक विभाजन पट्टिका भी पाई जाती है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। अब देखो बच्चों, हृदय के कक्ष की जो भित्तियाँ होती है, ये पेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेशियों की बनी होती है। अब ये जो पेशियाँ होती है, हृदय की जो भित्तियाँ हैं, ये पेशियों की बनी होती है। ये पेशियाँ जो होती है लयबद्ध यानी कि क्रमबद्ध जो होती है, ये इनमें संकुचन होता है और ये फैलती है, यानी कि इनमें संकुचन और विश्रांति लयबद्ध चलता रहता है। और इस प्रकार से लयबद्ध संकुचन और विश्रांति के बाद दोनों मिलकर के ही जो है हृदय स्पंद बनाते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हृदय का लयबद्ध रूप से संकुचित होना और विश्रांति की स्थिति में होने से ही जो है हृदय की धड़कन उत्पन्न होती है या फिर हृदय स्पंद उत्पन्न होते हैं। अब हृदय स्पंद तो हमारे जीवन भर जो है वो जीवन के अंदर हर क्षण चलता रहता है। तो यदि हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, तो हम अपने बाईं ओर, वक्ष के बाईं ओर हाथ रखें और हाथ रख करके हम हृदय स्पंदों को महसूस कर सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ, जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर जो होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, अपना स्टेथोस्कोप निकालते हैं और स्टेथोस्कोप निकाल के और हमारे हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं, उसको नापते हैं या फिर उसको देखते हैं, है ना, उसका चेकअप करते हैं। तो अब स्टेथोस्कोप क्या है? आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, स्टेथोस्कोप क्या है? स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय की धड़कन को नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। उसका उपयोग जो होते हैं सभी चिकित्सक करते हैं। अब देखो, यदि हम इसकी संरचना के बारे में देखें कि किस प्रकार का ये स्टेथोस्कोप बना होता है। देखो बच्चों, ये जो स्टेथोस्कोप होता है, यदि हम देखें तो स्टेथोस्कोप का जो एक सिरा होता है, इसके ऊपर एक चेस्ट पीस लगा होता है जो कि गोल होता है और इसके ऊपर जो है एक संवेदनशील डायफ्राम लगा होता है, जिसको डॉक्टर हमारे हृदय के ऊपर लगाते हैं, है ना, हमारे चेस्ट के ऊपर लगाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? चेस्ट पीस कहते हैं। और इसका जो दूसरा सिरा होता है, उसके ऊपर 2 ईयर पीस होते हैं। तो ये दोनों ईयर पीस होते हैं, वो डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो अपने कान में लगाते हैं डॉक्टर, है ना। तो ईयर पीस जो होता है जिसको डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं, और चेस्ट पीस जो होता है जिसको हमारे हृदय पर लगाते हैं या हमारी धड़कन को नापने के लिए हमारे चेस्ट पर लगाते हैं। और फिर इस प्रकार से लगाने पर हमारे हृदय की जो धड़कन होती है वो इस चेस्ट पीस के द्वारा जो है वो जो भी कंपन हमारे हृदय के अंदर हो रहे हैं वो कंपन नोट कर लिए जाते हैं, और जिससे कि डॉक्टर को ईयर पीस की सहायता से वो सुनाई देते हैं और उसकी सहायता से वो हृदय की स्पंदों को नोट करते हैं और हृदय की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। कौन? चिकित्सक, है ना, डॉक्टर्स। ये देखिए बच्चों, हमारा स्टेथोस्कोप इस प्रकार का होता है। देखिए चित्र के अंदर ये दोनों क्या है? ईयर पीस है, जिसको डॉक्टर अपने गले में लगा करके फिर कान में लगाते हैं ईयर पीस को। और ये एक लंबी नली होती है, ट्यूब की तरह होती है, और इसका ये चेस्ट पीस होता है जिसको कि हमारे हृदय के ऊपर लगाया जाता है और चेस्ट पर लगा करके और हृदय की धड़कन को महसूस किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। तो इस प्रकार का स्टेथोस्कोप होता है। तो हम कह सकते हैं कि हृदय की धड़कन को नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब देखो, हम भी जो है आर्टिफिशियल घर के अंदर एक स्टेथोस्कोप बना सकते हैं, एक मॉडल तैयार कर सकते हैं हम स्टेथोस्कोप का। तो किस प्रकार से बनाए बच्चों, उसके लिए हम देखते हैं। चलिए अब चलते हैं हम आगे, किस प्रकार से बनाए, है ना। देखिए बच्चों, चित्र के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने जो है एक कीप लिया है, 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास का एक कीप लिया है। ये देखो, ये कीप लिया है। इस कीप के ऊपर हमने एक जो बलून आता है बड़ा हुआ,
बड़ा वाला जो बलून आता है उस बलून का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा काट करके और उसको उसके ऊपर बांध दिया है बलून को, है ना, उसकी झिल्ली को यहाँ पर बांध दिया है। और इस कीप के नीचे के सिरे पर यहाँ पर हमने एक पतली लंबी नली लगा दी है, दिख रही है आपको, है ना। अब हमने क्या किया है, ये हमारा स्टेथोस्कोप तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो कीप का तनित भाग है इसको हम रखेंगे हृदय के ऊपर और इसको हृदय पे रख करके ये जो हमारी नली है जिसको हमने ईयरपीस बनाया है, इस ईयरपीस को हम क्या करेंगे, कान के अंदर लगाएंगे और कान के अंदर लगा करके हम किसी भी व्यक्ति के हृदय की धड़कन को नाप सकते हैं, जैसा कि अभी हम चित्र में देखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा मॉडल है स्टेथोस्कोप का, है ना। इस तरीके से हम बना करके हम अपने हृदय की धड़कन को नाप सकते हैं। ये देखो कीप था, कीप के ऊपर हमने जो है बलून का ऊपर का हिस्सा काट करके उसकी तनित झिल्ली को इसके ऊपर लगा दिया और बांध दिया धागे से, टाइट तनित कर दिया उसको। और वहाँ से इसके पीछे वाले भाग पर हमने एक लंबी नली लगा करके उसको ईयर पीस बना लिया। और हम ये हमारा चेस्ट पीस हो गया, ये ईयर पीस हो गया और इसको हम चेस्ट पर लगाएंगे, इसको ईयर पे लगाकर हम हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्टेथोस्कोप घर पर भी बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इस स्टेथोस्कोप की सहायता से हम हृदय की धड़कन को अलग अलग स्थितियों में जो है वो नाप सकते हैं। जैसे कि एक तो विश्राम की अवस्था में हम नाप सकते हैं, विश्राम की अवस्था में हम नापेंगे तो हृदय की धड़कन जो होगी वो कम आएगी। इसके साथ साथ नॉर्मल जब हम जग रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तब हम इसको नाप सकते हैं हृदय की धड़कन को, तो ये नॉर्मल आएगी। और एक हम दौड़ते समय या व्यायाम करते समय जो है इसको जब हम नापेंगे तो ये हृदय की जो स्पंद आएंगे वो बिल्कुल थोड़े फास्ट आएंगे, है ना, और थोड़े अधिक भी आ सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हृदय की स्पंद को सुन करके अलग अलग स्थिति के अंदर, विश्राम की स्थिति में, नॉर्मल डेज में और व्यायाम करते समय या दौड़ते समय, तीनों स्थितियों में लेकर के हम इस सारणी के अंदर भरेंगे कि पर मिनट हमारे हृदय की स्पंदन कितनी हो रही है। वैसे हम यदि देखें तो हमने कल पढ़ा था, पल्स रेट पढ़ी थी हमने। तो पल्स रेट जो होती है हमारी, पल्स रेट क्या है, धमनियों के अंदर जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वही पल्स रेट होती है। तो पल्स रेट और हृदय स्पंद जो होते हैं वो सेम ही होते हैं एक तरीके से, है ना। 72 to 80 हम कह सकते हैं, 72 से लेकर के और 80 तक हम कह सकते हैं कि पर मिनट जो होता है हमारे जो है हृदय की स्पंद होती है। और यही हमारी जो होती है पल्स रेट भी होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 72 से 80 पर मिनट जो है वो हृदय की स्पंदन दर होती है। अब चलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले जो थे वो विलियम हार्वे थे। इन्होंने 1578 से 1657 के बीच में जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है रक्त शरीर की विभिन्न वाहिनियों के अंदर दोलन करता रहता है, इसके बारे में इन्होंने बताया। इसके साथ साथ इस मत के लिए ही हार्वे को जो है परिसंचारी या फिर हम सर्कुलेटर भी कहा जाता है इनको। ये जो विलियम हार्वे थे इनका दूसरा नाम परिसंचारी या फिर सर्कुलेटर भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। देखो यहाँ पर जो है बूजो ये जानना चाहता है कि स्पंज और हाइड्रा जो होते हैं इनके अंदर भी, देखो बूजो यहाँ ये जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है या ये कि इनमें जो है रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है। तो यदि हम देखें तो स्पंज है, हाइड्रा है, ये जो समुद्रों में रहने वाले जीव होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये जल में ही तो रहते हैं और जल ही इनके शरीर में प्रवेश करता है और भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति जल से ही हो जाती है इनमें। और जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकाल देता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें कोई प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो प्रश्न आता है कि ऐसे जीवों के नाम बताइए जिनमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो हाइड्रा और स्पंज, है ना। अब देखिए बच्चों, जंतुओं में उत्सर्जन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो देखो ये तो हमने पढ़ा था कि शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा जो है उच्चवसन के क्रिया के दौरान जो है शरीर से बाहर निकलती है ना। और अपचित भोजन जो होता है ये भी बहिक्षेपण प्रक्रम के द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया। अब देखो, अब हम ये देखेंगे
कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो किस प्रकार से शरीर के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं या उनको किस प्रकार से शरीर से बाहर त्यागा जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हाँ देखो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में उत्सर्जन। देखो बच्चों, हमने ये तो पढ़ा कि शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किस प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको फेफड़ों के द्वारा किस प्रकार से हम उच्चवसन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अपचित भोजन जो होता है वो बहिक्षेपण के प्रक्रम के द्वारा मल के रूप में किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। इसके साथ साथ अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी शरीर के द्वारा किस प्रकार से बाहर निकाले जाते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं, किस प्रकार से इनका उत्सर्जन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्मुक्त भी होते हैं। अब ये अधिकांश पदार्थ जो होते हैं ये विषाक्त होते हैं, इसीलिए इनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। और सजीवों के द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो प्रक्रम है उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी सजीवों के द्वारा, जैसे कि हम हैं, जीव जंतु है, मनुष्य हैं, सभी सजीवों के द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग जो होते हैं वो मिलकर के उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हमने हृदय स्पंदन के बारे में पढ़ा, इसके साथ साथ जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में पढ़ा। कल हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे।